आइए आज बात करते हैं ब्रिटिश राजनीतिक चिंतक सर थॉमस हिलग्रीन की। थॉमस हिलग्रीन, जिसे ब्रिटिश आदर्शवाद का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है, वास्तव में जो ब्रिटेन का आदर्शवाद है वह जर्मनी के आदर्शवाद से प्रेरित है। यद्यपि ब्रिटिश आदर्शवाद का जो उद्भव स्थल है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ब्रैडले और बोसांके जैसे आदर्शवादी विचारक निकले हैं, लेकिन आदर्शवाद की परंपरा में और विशेषतः ब्रिटिश आदर्शवाद की परंपरा में जो स्थान थॉमस हिलग्रीन का है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश आदर्शवाद का जन्म जर्मन आदर्शवाद की प्रेरणा से होता है, लेकिन ब्रिटेन की उदारवादी परंपरा, संसदीय लोकतंत्र की राजनीतिक विरासत में जर्मन आदर्शवाद ने ब्रिटेन की परिस्थितियों के अनुकूल एक नया स्वरूप और कलेवर प्राप्त कर लिया है और इस कलेवर और स्वरूप को प्राप्त कराने का श्रेय सर थॉमस हिलग्रीन को है। ब्रिटेन में जो लोकतांत्रिक परिवेश था उसमें जर्मन आदर्शवाद की उस परंपरा को स्वीकार करना लगभग असंभव था, जिसमें राज्य के लिए यह माना जाता था कि राज्य ईश्वर का अवतार है। ब्रिटेन के लोगों ने राज्य के हिंसक और अतिवादी स्वरूप को भी देखा था। राज्य के विरुद्ध उन्होंने नागरिक अधिकारों की लड़ाइयां लड़ी थी। नागरिक अपनी स्वतंत्रता के लिए राज्य से संघर्ष कर चुके थे और इसका प्रमाण 1215 के मैग्ना कार्टा, 1628 का पेटिशन ऑफ राइट्स और 1628 का बिल ऑफ राइट्स है। एक ऐसे देश में जहां जनता ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए संघर्ष किया है और वो भी राज्य के विरुद्ध, वहां की राजनीतिक और सामाजिक परंपरा इस बात से पूरी तरीके से असहमत रहेगी ही जिसमें यह कहा जाता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। जर्मन आदर्शवाद जहां राज्य को साध्य मानने या मूल लक्ष्य मानने पर बल देता है, वहीं ब्रिटिश उदारवादी परंपरा में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानने का प्रचलन था। जर्मनी का आदर्शवाद जब ब्रिटिश उदारवाद से मिलता है तो उदारवाद ने आदर्शवाद से भी कुछ ग्रहण किया और आदर्शवाद ने भी उदारवाद से काफी कुछ सीखा और इसी का एक अमलगम है, इसी का एक मिश्रित स्वरूप है ग्रीन के राजनीतिक विचार। वस्तुतः ब्रिटेन के आदर्शवादी विचारकों ने जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा का पूरी तरीके से अनुकरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसमें अनेक संशोधन कर दिए और उस संशोधित स्वरूप के साथ ही उन्होंने आदर्शवाद को स्वीकार किया। और ये जो संशोधित स्वरूप है उसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति ग्रीन के राजनीतिक विचारों में देखी जा सकती है। यदि राजनीतिक विचारकों की तुलना के साथ अपनी बात रखी जाए तो कहा जा सकता है कि ग्रीन ने हीगल की तुलना में कांट का अधिक अनुसरण किया है और इस अनुसरण का ही परिणाम है कि ब्रिटेन के आदर्शवादी विचारकों ने जर्मनी के आदर्शवाद को उसकी अंध राज्य भक्ति की सीमाओं से बाहर निकाल लिया। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन में तत्कालीन समय में जो सुखवादी विचारधारा थी, जो उपयोगितावाद की एक नैतिकता विहीन पद्धति का प्रचलन हो चुका था, उस नैतिकता विहीन पद्धति से भी ब्रिटिश आदर्शवादी विचारकों ने उदारवाद को बाहर निकाल लिया। यदि उन्होंने
जर्मनी के आदर्शवाद को संशोधित किया, तो उन्होंने ब्रिटेन की तत्कालीन उदारवादी परंपरा में भी अनेक परिवर्तन कर डाले और इन्हीं परिवर्तनों का एक समग्र विश्लेषण ग्रीन के राजनीतिक विचारों में ढूंढा जा सकता है। ग्रीन एक ऐसा आदर्शवादी विचारक है जिसमें उदारवाद खुलकर और अधिक परिपक्व होकर सामने आता है। ब्रिटेन की लोकतांत्रिक परंपरा में एक ऐसे राज्य का समर्थन असंभव था जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों पर प्रहार कर रहा हो। अतः जर्मन आदर्शवाद को संशोधित करते हुए ब्रिटेन की तत्कालीन परिस्थितियों में उसे अधिक अनुकूल बनाकर प्रस्तुत करना ग्रीन के राजनीतिक विचारों की एक बड़ी पूंजी मानी जाती है। 1836 ईस्वी में ग्रीन का जन्म होता है और मात्र 46 वर्ष की अवस्था में ही उसने इस संसार से विदा ले ली। लेकिन इस अत्यंत छोटी सी अवधि में ग्रीन ने राजनीति विज्ञान को बहुत कुछ दे दिया। उसका ग्रंथ उसके जीवन काल में तो प्रकाशित नहीं हो पाया, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसके शिष्य नेटलशिप ने उसके विभिन्न विचारों को पुस्तक के रूप में संपादित करने का काम किया है। ग्रीन के विचारों का एक बड़ा सूत्र और संदर्भ उसकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में मिलता है। आइए अब बात करते हैं ग्रीन के विचारों के प्रेरणा स्रोत की, अर्थात उसके जीवन की वे कौन सी वैचारिक अवधारणाएं हैं या तत्कालीन परिस्थितियों में ग्रीन के विचारों को प्रेरित करने वाले मूल तत्व कौन से हैं। ग्रीन के विचारों पर जो पहला प्रभाव पड़ा वह है यूनानी राजनीतिक दर्शन का। अध्ययन काल में ही ग्रीन प्लेटो और अरस्तु से काफी प्रभावित था और आगे चलकर उसने प्लेटो और अरस्तु के इस विचार को, या यूं कहा जाए कि यूनान की उस पूरी राजनीतिक परंपरा को आत्मसात कर लिया कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और राज्य एक प्राकृतिक संस्था। व्यक्ति राज्य के बिना नहीं रह सकता। व्यक्ति की पूरी सामाजिकता, उसकी पहचान, उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकारों का संरक्षण, उसका संपूर्ण और समग्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश राज्य में ही बेहतर ढंग से फलीभूत हो सकता है। प्लेटो और अरस्तु की तरह ग्रीन भी इस बात को मानता है कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और नैतिक जीवन ही उसका मूल उद्देश्य है और इस जीवन की पूर्ति के लिए राज्य आवश्यक है। लेकिन जब प्लेटो आगे चलकर यह कहता है कि राज्य रूपी संस्था के संचालन के लिए कुछ विशेष योग्यता वाले लोगों की ही जरूरत पड़ेगी और वह विशेष योग्यता वाले लोग ही शासन संचालित करेंगे, अन्य लोगों को शासन संचालन में कोई सहभागिता नहीं दी जाएगी, तो ग्रीन उसके विचारों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करता है। ठीक इसी प्रकार अरस्तु की भांति ग्रीन यह मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे राज्य की अत्यंत आवश्यकता होती है, वह राज्य के बिना नहीं रह सकता। लेकिन जब अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है तो ग्रीन उसकी इस बात से, दास प्रथा के समर्थन से अपने को पीछे हटा लेता है। क्यों? क्योंकि वह मानता है कि स्वतंत्रता मनुष्य का मूल तत्व है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकारों की मांग करता है और इन अधिकारों की प्रत्याभूति सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है।
और जो राज्य दास प्रथा का समर्थन करता है वह व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता पर प्रहार करता है। तो ग्रीन प्लेटो और अरस्तु के राज्य संबंधी नैतिक विचारों से और मनुष्य की सामाजिकता की प्रवृत्ति से तो सहमति व्यक्त करता है, लेकिन प्लेटो और अरस्तु के अभिजात्य वर्गीय विचारों से पूरी तरीके से अपने को अलग कर लेता है। ग्रीन के विचारों पर जो दूसरा सबसे बड़ा असर पड़ा वह यह है कि रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अध्ययन ने ग्रीन के मन में रूसो के प्रति अत्यंत सम्मान उत्पन्न किया। ग्रीन रूसो की भांति यह मानता है कि मनुष्य एक नैतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति चाहता है और इस नैतिक स्वतंत्रता के लिए उसे नैतिक जीवन जीना पड़ेगा, और यह नैतिक जीवन एक ऐसे राज्य में संभव है जिस राज्य के प्रति सभी लोगों ने अपनी सहर्ष सहमति दी हुई हो। रूसो की भांति ग्रीन मनुष्य के नैतिक जीवन में विश्वास रखने के बावजूद भी रूसो की इस बात से असहमति व्यक्त करता है जिसमें रूसो सामान्य इच्छा या जनरल विल के माध्यम से राज्य का निर्माण कराने के बाद भी राज्य को एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है जहां राज्य मनुष्य से बहुत ऊपर हो जाता है, और यहां तक रूसो कहता है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस बात के प्रति ग्रीन असहमति व्यक्त करता है। यद्यपि सामान्य इच्छा से ग्रीन सहमत है, लेकिन जब सामान्य इच्छा के आधार पर राज्य को एक अति उच्चतर और अति मनुष्यों से एक ऊपर की संस्था के रूप में या मानव समाज के से एक अत्यंत उच्चतर संस्था के रूप में जब राज्य को प्रतिष्ठित करने का प्रयास रूसो करता है, तो ग्रीन उसकी इस वैचारिक अवधारणा से अपने को दूर कर लेता है। रूसो ने कहा मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, और यह बाध्य कौन करेगा? राज्य करेगा। इस बात से ग्रीन असहमति व्यक्त करता है। ग्रीन के विचारों का जो तीसरा प्रेरणा स्रोत है वह है जर्मन आदर्शवाद। जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा में यह माना जाता है कि संपूर्ण विश्व एक चेतनामय सत्ता है और उसी चेतनामय सत्ता का एक छोटा सा अंश मनुष्य भी है। मनुष्य भी स्वतंत्रता चाहता है और स्वतंत्रता के माध्यम से अपना विकास चाहता है, और यह जो संपूर्ण वैश्विक चेतना है या विश्व चेतना है वह भी स्वतंत्रता और विकास चाहती है। इसलिए जर्मन की आदर्शवादी परंपरा में या जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा में व्यक्ति और राज्य के बीच किसी प्रकार का द्वंद्व दिखाई नहीं देता। ग्रीन जर्मन आदर्शवादी परंपरा की इस बात को स्वीकार करता है कि संपूर्ण विश्व एक आत्म चेतनामय सत्ता है, और इसी आत्म चेतनामय सत्ता का एक अंश होने के नाते व्यक्ति इस संसार में रहता है और राज्य और व्यक्ति के बीच कोई द्वंद्व नहीं होता सामान्यतः। लेकिन जब जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा आगे चलकर इस आत्म चेतनामय सत्ता को राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कर देती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की सुरक्षा को राज्य की बलिवेदी पर कुर्बान करने लगती है, तो ग्रीन जर्मन की आदर्शवादी परंपरा से अपने को पूरी तरह अलग कर लेता है। जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा में युद्ध, अंतर्राष्ट्रवाद के जिस उग्र स्वरूप का वर्णन है, ग्रीन ब्रिटेन की उदारवादी परंपरा में पला बढ़ा होने के कारण, ब्रिटेन की लोकतांत्रिक राजनीतिक परंपरा में पले बढ़े होने के कारण जर्मनी की युद्ध और उग्र अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को तिलांजलि दे देता है। जिस हिंसा का गौरवगान हेगल के दर्शन में किया गया, जिस उग्र राष्ट्रवाद की बात हेगल के दर्शन में की गई, ग्रीन उससे अपने को पूरी तरह अलग कर लेता है। लेकिन अलग करने के बाद भी
जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा के इस सत्य को ग्रीन स्वीकार करता है कि संपूर्ण विश्व एक आत्म चेतनामय सत्ता है और मनुष्य उसका एक अंश मात्र है। ग्रीन के विचारों का जो चौथा प्रेरणा स्रोत है वह है नॉन कन्फर्मिस्ट मूवमेंट। यह ब्रिटेन की सामाजिक परिस्थितियों में उस समय उठा हुआ एक जन आंदोलन था, जिसके अंतर्गत यह माना जाता था कि मनुष्य को बुराइयों से मुक्त होना चाहिए और जो भी आदत या जो भी प्रवृत्ति मनुष्य को बुराई की ओर ले जाती है उसे त्याग देना चाहिए। इसीलिए ग्रीन घुड़दौड़ का, जुए का, सट्टेबाजी का और शराब के प्रचलन का विरोध करता है। ग्रीन का मत था कि ये सारी बुराइयां मनुष्य को नष्ट कर रही हैं, उसकी चेतना को समाप्त कर रही हैं और जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिखेर रही हैं, इसलिए इन बुराइयों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ग्रीन जब कहता है कि राज्य बाधाओं की बाधा है तो वह इन्हीं बाधाओं की बात कर रहा था जो मनुष्य को और अधिक अच्छा बनने से रोक रही हैं। और फिर ग्रीन राज्य को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वह व्यक्तियों को इस प्रकार की बाधाओं से बचाए या ऐसी बाधाएं जो मनुष्य को बुरा बना रही हैं उन बाधाओं के सामने स्वयं एक बाधा बनकर खड़ी हो जाए, जिससे कि व्यक्ति के चरित्र का पतन न हो सके बल्कि उसका व्यक्तित्व सुरक्षित और संरक्षित बना रहे। और यह राज्य की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए ग्रीन को लोक कल्याणकारी राज्य का भी प्रवक्ता माना जाता है। तो ये 4 प्रेरणा स्रोत हैं। पहला यूनानी राजनीतिक दर्शन, दूसरा रूसो का राजनीतिक विचार, तीसरा जर्मन आदर्शवाद और चौथा नॉन कन्फर्मिस्ट मूवमेंट। इन 4 प्रेरणा स्रोतों से ग्रीन की वैचारिकी आकार प्रकार प्राप्त करती है। यदि हम प्रथम 3 की बात पुनः करें, यूनानी राजनीतिक दर्शन, रूसो का राजनीतिक विचार और जर्मन आदर्शवादी परंपरा, तो देखा जाए तो ग्रीन ने इन तीनों को अक्षरशः स्वीकार नहीं किया है बल्कि उसमें बदलाव कर दिया है। और जहां कहीं भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों पर प्रहार होता है, ग्रीन तुरंत उससे दूर हट जाता है। इस दूर हटने का एक बड़ा कारण यह भी था कि ग्रीन का जो सामाजिक परिवेश था, जो उसकी राजनीतिक चेतना थी, वह ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र से प्रेरित थी और संसदीय लोकतंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों पर अत्यंत बल दिया जा रहा था। और यह वही युग है जब ब्रिटेन में संसद को एक ऐसी संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा था जो नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का संरक्षण करे, उसका पोषण करे। अब ग्रीन के राजनीतिक विचारों पर बात प्रारंभ करते हैं। ग्रीन के राजनीतिक विचारों को समझने का एक सूत्र है और वह सूत्र बार्कर ने दिया है। बार्कर ने ग्रीन के संपूर्ण राजनीतिक विचारों को जिस सूत्र में बांधा है वह यह है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इसमें 4 चीजें हैं। एक मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय चेतना जो कि स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार समाहित है। तो तीसरी चीज हो गई अधिकार। पहली मानवीय चेतना, दूसरी स्वतंत्रता, तीसरा अधिकार और चौथा है अधिकार राज्य की मांग करते हैं, चौथा है राज्य। इन्हीं सूत्रों के सहारे हम ग्रीन के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करेंगे। एक बार पुनः इसे दोहराते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकारों का विचार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं।